9 दिसंबर साल 2019 को हरियाणा के रेवाड़ी में एक कॉलोनी पड़ती है, रामनगर कॉलोनी। और इसी रामनगर कॉलोनी में सुबह के तकरीबन 3:50 के आसपास एक व्यक्ति इधर से गुजर रहा होता है कि इसी समय उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो लड़की बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी थी और इसके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। ये व्यक्ति उसके पास पहुंचता है तो देखने से ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की की मौत हो चुकी है, लेकिन ये तुरंत वहीं से लोकल पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब लोकल पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो इस लड़की को बहुत ही जब बारीकी से चेक करती है तो पता ये चलता है कि इस लड़की को 4 गोलियाँ मारी गई हैं। एक गोली इसके सर पर मारी गई है, 2 गोली इसके चेस्ट पर मारी गई हैं और 1 गोली इसके एब्डोमेन एरिया पे मारी गई है। जब पुलिस इस लड़की की बहुत अच्छे से तलाशी करती है तो इस लड़की के पास से कोई भी आईडी कार्ड प्राप्त नहीं होता है जिससे इस लड़की की शिनाख्त कर सके। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में जब पुलिस थोड़ा और बारीकी से छानबीन करती है तो वहाँ से एक ब्यूटी पार्लर का विजिटिंग कार्ड बरामद होता है, जो कि दिल्ली के एड्रेस पर था और उस पर उस ब्यूटी पार्लर के नंबर जो थे, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारे के सारे लिखे हुए थे। एंड उसके बाद में पुलिस जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन सारे ही लोगों से इस लड़की के बारे में पूछा जाता है, क्या कोई व्यक्ति इसमें से ऐसा है जो इस लड़की को जानता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि साहब, हमने इस लड़की को पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। यानी सारे लोग उस लड़की को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब शुरुआत में पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है शायद इसको यहाँ पर नहीं मारा गया, कहीं और मारा गया है और कार से इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक कर गया है, इसलिए पुलिस उस एरिया के सीसीटीवी कैमरा भी खंगालती है। लेकिन इसी बीच में पुलिस को यह ध्यान आता है कि जो विजिटिंग कार्ड उस ब्यूटी पार्लर का मिला है, एक बार वहां पर कॉल कर इस लड़की का फोटो भेज देते हैं। हो सकता है कि कोई वहां पर जानता हो। अब जैसे ही उस ब्यूटी पार्लर में कॉल किया जाता है और उसको फोटो भेजा जाता है लड़की का, तो वो जो ब्यूटी पार्लर होता है वहाँ पर जो लोग काम करने वाले होते हैं वो इस लड़की को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की हमारे यहाँ ही ट्रेनिंग किया करती थी और इस लड़की का नाम दीप्ति है। अब जैसे ही पुलिस वालों को इस लड़की का नाम पता चल जाता है, ज़्यादा समय पुलिस को इस पूरे मामले में नहीं लगता है, इसलिए पुलिस वाले अब दीप्ति के घर वालों से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि दीप्ति के माता पिता का नंबर उस ब्यूटी पार्लर से ही मिल गया था। जब दीप्ति के माता पिता से कांटेक्ट किया जाता है, उसके पिता को उस लड़की का जब फोटो भेजा जाता है तो दीप्ति के जो पिता होते हैं वो दीप्ति को तुरंत पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी है और क्या हो गया है इसके साथ में। तो पुलिस वाले बताते हैं कि इस तरीके से हमें यहाँ इसकी डेड बॉडी मिली है। दीप्ति घर से कब निकली थी, किसके साथ गई थी, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई नॉलेज है? तो दीप्ति के पिता बताते हैं कि 6 दिसंबर साल 2019 को दीप्ति अपने घर से ये कहकर निकली थी कि जल्दी आ जाएगी। उसके बाद में रात के 11 बजे के आसपास उसने मुझे कॉल भी किया था कि पापा मैं ठीक हूँ और अगले दिन आ जाऊँगी। सुबह को तकरीबन 9 बजे के आसपास मैंने दीप्ति का मोबाइल लगाया, लेकिन दीप्ति का मोबाइल स्विच ऑफ गया। हालांकि शाम के 4 बजे के आसपास फिर दीप्ति के मोबाइल से एक व्हाट्सएप से एक मैसेज आता है और बताया जाता है कि पापा मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत करना और बहुत जल्द मैं घर लौट आऊँगी। अब पिताजी जो है वो पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, इसके अलावा हमें नहीं पता कि दीप्ति किसके साथ गई थी, किसके साथ नहीं गई थी, क्योंकि उसने हमें 11 बजे कहा था कि वो ठीक है आ जाएगी। उसके बाद में फिर 4 बजे के आसपास उसका व्हाट्सएप मैसेज आता है, जबकि सुबह मैंने लगाया था तो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब जब यहाँ पर पुलिस को दीप्ति के माता पिता से ये पता चलता है कि दीप्ति के व्हाट्सएप से सुबह के तकरीबन 4 बजे के आसपास मैसेज आया था, जबकि दीप्ति की डेड बॉडी की खबर उन्हें 3:50 पर मिली थी, तो ऐसे में पुलिस वालों को ये लगता है कि 3:50 पर दीप्ति की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी थी, तो भला कौन उसके मोबाइल से 4 बजे मैसेज कर रहा था। यानी पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगती है कि दीप्ति का मोबाइल वही शख्स यूज़ कर रहा है जो दीप्ति का मर्डर करके आया है। लिहाजा पुलिस वालों को शुरुआत में यह भी लगता है कि दीप्ति का पहले रेप किया गया हो और उसके बाद में शायद इसकी हत्या की गई हो, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए दीप्ति की डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी और ये केस आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा लग रहा था और आप लोगों को लगता भी होगा कि एक व्यक्ति शायद उसने दीप्ति की हत्या कर दी और उसके बाद में मोबाइल उसके पास है तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, जितना ये केस आसान लग रहा है उतना ये केस आसान है नहीं। दरअसल आगे इस केस में इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं कि आप लोग भी बड़ा हैरत करेंगे, क्योंकि इस केस को सुलझाने के लिए एक राज्य नहीं बल्कि 4 राज्यों की पुलिस को लगना पड़ा था। तो आखिरकार कौन था वो व्यक्ति जिसने दीप्ति की हत्या की थी और उसकी डेड बॉडी को रोड के किनारे फेंक दिया था इतनी बेरहमी से कत्ल करने के बाद में? पूरी ही कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना होस्ट शावेज़ मलिक। ट्रू क्राइम सफ़र पर आप लोग मुझे चुनते ही हैं, तो इस तरीके से आप मुझे हिंदी डॉक्यूमेंट्री इस चैनल पर भी आप सपोर्ट करिए, प्यार दिखाइए। तो चलते हैं अब सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। अब पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने
सुलझाने के लिए सबसे पहले दीप्ति का बैकग्राउंड खंगालती है। तो पुलिस को ये पता चलता है कि दीप्ति राजस्थान के हनुमानगढ़ की रहने वाली थी और पिछले कुछ समय से ये अपने पिता के पास दिल्ली आ गई थी। दीप्ति फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी और साथ के साथ वो ब्यूटी पार्लर का काम भी सीख रही थी। और इसी बीच में जो दीप्ति का परिवार था, उस परिवार के बारे में भी पुलिस छानबीन करती है। तो पता ये चलता है कि दीप्ति का जो परिवार है ये बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ परिवार है। इस परिवार का ना किसी से कोई झगड़ा और ना किसी से कोई दुश्मनी। तो ऐसे में दीप्ति को कोई इतनी ब्रूटली तरीके से कौन कत्ल कर सकता है, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए आसपास के जितने भी हाईवेज थे और वहाँ पर जो टोल प्लाजा थे उनके सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है। क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हाईवे के किनारे जब डेड बॉडी फेंकी गई है तो ऐसे में कोई ना कोई कार जो संदिग्ध हो वो इन सीसीटीवी कैमरे में ज़रूर कैद हुई होगी। और जब पुलिस सारी छानबीन कर ही रही होती है तो इसी में पुलिस को यह पता चलता है कि 7 दिसंबर साल 2019 को तकरीबन सुबह के 3:50 पर दीप्ति की डेड बॉडी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन उसी दिन नज़दीकी पुलिस थाने में तकरीबन सुबह के 8 बजे के आसपास पुलिस को एक और कॉल पहुंचता है और वो कॉल पहुंचता है कि जो दिल्ली जयपुर हाईवे है यहीं पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस व्यक्ति के सर में गोली मारी गई है। पुलिस उसके व्यक्ति की सारी छानबीन कर चुकी थी, उसके पास से भी कोई आइडेंटिटी कार्ड मौजूद नहीं था। लेकिन जो व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था वो कैब ड्राइवर की ड्रेस में था, यानी देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद वो कोई कैब ड्राइवर ही है। इसलिए ये कैब जिधर से आई थी उधर के सारे सीसीटीवी कैमरास जो थी वो पुलिस खंगालने में लग जाती है। और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरास खंगाल ही रही होती है तो इसी बीच में पुलिस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। पुलिस को एक गाड़ी दिखाई पड़ जाती है, जो गाड़ी इनोवा क्रिस्टा थी। जो नंबर उसका खंगाला जाता है तो पता ही चलता है कि ये नंबर दिल्ली नंबर है। इसलिए पुलिस उसके मालिक का कॉन्टैक्ट नंबर निकालती है। पता ये चलता है कि इसका जो मालिक है वो कोई अजीत सिंह नाम का व्यक्ति है। लिहाजा पुलिस अजीत सिंह नाम के उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करती है और कॉन्टैक्ट करने के बाद में एक ही सवाल करती है कि तुम्हारी गाड़ी इस समय कहाँ मौजूद है। तो अजीत सिंह बताता है कि उसकी जो गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा वो कैब में लगी हुई है और उसका जो ड्राइवर है वो उसका भाई देवेंद्र सिंह है। इसी बीच में पुलिस उस अजीत सिंह को, जो डेड बॉडी वहाँ पर मिली थी कैब ड्राइवर की ड्रेस में जो व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था, उसकी फ़ोटो जो थी वो भी अजीत सिंह को भेजी जाती है। अजीत सिंह उस फोटो को देखते ही तुरंत पहचान लेता है और बताता है कि ये जो फ़ोटो आपने मुझे भेजी है ये मेरे भाई देवेंद्र सिंह की है और उसने 6 तारीख को एक कैब बुक की थी जिसमें उसे जयपुर जाना था। अब यहाँ पर जो पुलिस थी जब ये सारी बातें सुनती है तो उसके बाद में जो ऑनलाइन बुकिंग थी उसकी डिटेल निकल पाती है। जब ऑनलाइन डिटेल निकाली जाती है तो यहाँ पर बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ पुलिस के सामने आती है। दरअसल 6 तारीख को ये गाड़ी किसी और ने बुक नहीं की थी बल्कि दीप्ति ने ही बुक की थी। अब ऐसे में पुलिस को ये शक हो जाता है कि दीप्ति और उस कैब ड्राइवर देवेंद्र सिंह की हत्या करने वाला जो व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति है। ऐसे में पुलिस उस गाड़ी की छानबीन करने लग जाती है। साथ के साथ देवेंद्र सिंह और दीप्ति के मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ये मोबाइल हो सकता है कि उस मारने वाले जो क्रिमिनल था उसके पास में हो। और ऐसे में यहाँ से पुलिस को एक भी लोकेशन, कोई भी इनपुट मिलता नहीं है, क्योंकि मोबाइल जो थे वो स्विच ऑफ थे। ऐसे में पुलिस जो थी जब सीसीटीवी सारी चीज़ें खंगालती है तो पता ये चलता है कि जो हरियाणा से होकर गाड़ी निकली थी राजस्थान पहुंची और राजस्थान से ये गुजरात के अंदर एंटर हुई है। तो ऐसे में हरियाणा और राजस्थान की पुलिस एक ज्वाइंट ऑपरेशन करती है और ये गुजरात की पुलिस से कांटेक्ट करती है और कहती है कि इस नंबर की गाड़ी है और ये गुजरात के अंदर एंटर हुई है और इस गाड़ी के बारे में कोई भी अगर डिटेल मिले तो जल्द से जल्द हमें बताया जाए। तो ऐसे में गुजरात की पुलिस ये कहती है कि ऑलरेडी हमने इस गाड़ी को बरामद कर लिया है और इस गाड़ी को चलाने वाला जो व्यक्ति था उसको भी हमने बरामद कर लिया है। अब जैसे ही गुजरात पुलिस से ये इनपुट मिलता है तुरंत दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की जो टीम थी तुरंत गुजरात पहुंच जाती है। अब गुजरात में जब पुलिस पहुंचती तो यहाँ पर ये व्यक्ति मौजूद होता है, जिस व्यक्ति का नाम हेमंत होता है। हेमंत एक बॉडी बिल्डर था और ये बॉडी बिल्डिंग के कुछ चैंपियंस वगैरह, जो ट्रॉफी वगैरह होती हैं, जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, वो भी कराता था। साथ के साथ एक सप्लीमेंट कंपनी में ये एक बड़ी पोस्ट पर भी था। लिहाजा पुलिस इसे लेकर तुरंत रेवाड़ी आ जाती है और रेवाड़ी में आके इससे पूछताछ की जाती है। और दोस्तों रेवाड़ी में ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ये बताता है कि दीप्ति और उस कैब ड्राइवर को उसने ही मारा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये दीप्ति और उस कैब ड्राइवर की हत्या क्यों करेगा। जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो पूछताछ में कुछ और ही खुलासे होते हैं। दरअसल ये जो व्यक्ति था ये फेसबुक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करता था और इसकी जो लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा स्टारडम से भरी हुई थी कि हर कोई इसे देखकर इन्फ्लुएंस हो जाया करता था और इसी वजह से इसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियों की एंट्री होती है।
ये उन लड़कियों को इस्तेमाल करता और छोड़ देता। इसी बीच में दीप्ति की इसकी लाइफ में एंट्री होती है। दीप्ति को ये इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, ये तो दीप्ति के जाने के साथ ही ये राज ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, दीप्ति इसके ऊपर शादी का लगातार दबाव बना रही थी। दीप्ति इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन ये दीप्ति से पीछा छुड़ाना चाहता था और इसी वजह से इसने दीप्ति का कत्ल करने की प्लानिंग की। इसने पहले दीप्ति के ही मोबाइल से कैब बुक की। उसके बाद में 6 तारीख को ये उसकी कैब को लेकर जयपुर के रास्ते निकल जाता है। एंड जब ये जयपुर के रास्ते जा रहा होता है तो यहीं पर इसकी लड़ाई होती है इसके साथ में। और जब लड़ाई होती है तो यहीं पर जो रेवाड़ी में जो मैंने आपको जगह बताई थी जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी, वहीं पर इसने उसके पहली गोली सिर में मारी, 2 गोली उसके सीने में मारी और एक एब्डोमेन एरिया में मारी। और ये सब उसने उस ड्राइवर के सामने ही किया था। ड्राइवर ये हालात देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद में ये ड्राइवर की कनपट्टी पे गन सटाता है और कहता है कि चलो राजस्थान से निकल कर गुजरात बॉर्डर की तरफ चलो। और वहाँ पर रास्ते में ये उस ड्राइवर की भी सिर में गोली मारकर हत्या कर देता है। उसके बाद में ये अपने एक दोस्त के कॉन्टैक्ट के साथ में ये गुजरात पहुँचता है और वहाँ पर एक लोकल डीलर से कॉन्टैक्ट करता है ताकि उस गाड़ी को बेच सके, क्योंकि गाड़ी बेचने के पीछे इसके पास में 2 मोटिव थे। पहला ये था कि इसके पास कुछ पैसे भी खत्म हो चुके थे तो गाड़ी बेचकर पैसे आ जाते, एंड सेकंड ये था कि इस गाड़ी को सीसीटीवी में कैद होता हुआ हर जगह देख लिया गया होगा। अगर ये गाड़ी भी ठिकाने लग जाती है तो राज रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ये राज खुला आप लोगों ने देखा। कहते हैं ना कि दोस्तों, क्राइम कभी भी इंसान करने की सोचता है जबकि उसके पास में से इस सारी चीज़ों से बाहर निकलने के अनगिनत रास्ते होते हैं और इंसान को कभी भी क्राइम करना नहीं चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप लोग को हमारी डॉक्यूमेंट्रीज कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करा करें, साथ के साथ अपना प्यारा सा सपोर्ट दिखाएं। बहुत जल्द से जल्द मुझे इस चैनल के ऊपर 10,000 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए और इसमें आप सबकी मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग मेहनत करिए, मैं भी मेहनत करता हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं ये सब मेरे दिल में रहते हैं। और आप लोग अपना फ़र्ज़ निभाइए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।